हाँ, तो स्टूडेंट्स इस एपिसोड नंबर 12 में हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक के डेफिनेशन को और इसके प्रकार को। क्या देखना है इसमें? अपवर्तनांक जिसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे डिनोट करते हैं या तो म्यू से या डिनोट करते हैं न्यू से। तो ये अपवर्तनांक क्या है? तो ये किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है एक संख्या है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि उस माध्यम में जो प्रकाश है वो वायु या निर्वात की अपेक्षा कितना गुना तेज या कितना गुना धीरे चल सकता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डेफिनेशन का। तो इसके डेफिनेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग, निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग एवं किसी माध्यम में या पदार्थिक माध्यम कह सकते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या हो गया ये कि निर्वात या वायु में प्रकाश के वेग एवं किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अपवर्तनांक को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि प्रकाश के वेग को, तो प्रकाश के वेग को किससे सूचित करते हैं? तो c से। तो सभी वेलोसिटी को v से सूचित करते हैं, v से डिनोट करते हैं, लेकिन प्रकाश के वेग को c से, क्योंकि ये क्रिटिकल वेलोसिटी है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसके समान कोई दूसरा वस्तु नहीं है इस ब्रह्मांड में जो इतनी तेज गति से चल सके। तो इसलिए इसके वेलोसिटी को c से डिनोट किया जाता है। तो c अगर यहाँ 0 लगाते हैं यानी c नॉट, तो इसका मतलब हो गया निर्वात में प्रकाश का वेग। इसका मतलब निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग। तो निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग हो गया, और बाई cm, तो ये क्या हो गया? तो ये हो गया माध्यम में प्रकाश का वेग हो गया बच्चों। तो माध्यम में प्रकाश का वेग ये हुआ, और ये म्यू क्या हो गया? तो अपवर्तनांक का जो है वो सूचक हो गया, और यहाँ रखेंगे म्यू m, यानी यहाँ पर हो गया म्यू m इक्वल टू c नॉट बाई cm, यानी किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश का वेग एवं उस माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात। अब जैसे कि बात करें कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो जल का अपवर्तनांक म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जल का अपवर्तनांक क्या हो गया ग्लास का? तो C नॉट बाई सी जी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन vacuum 3 into 10 to the power 8 meter per second, and velocity of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second। कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है प्रकाश। तो ये 3/2 इक्वल टू 1.5, ये क्या हो गया? एक संख्या हो गया, यानी इसका कोई यूनिट नहीं है। अगर हम बात करें कि पानी का अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक, तो जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बराबर क्या हो जाएगा? निर्वात में प्रकाश का वेग c नॉट बटा क्या हो जाएगा? जल में प्रकाश का वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना हो गया? तो ये हो गया जो है 3 into 10 to the power 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और ये कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 1.33, यानी 4/3। तो अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे? तो उस माध्यम में निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा उस माध्यम में प्रकाश का वेग निकालेंगे। जैसे जल का अपवर्तनांक, तो निर्वात में प्रकाश का वेग बट्टा जल में प्रकाश का वेग। तो ये ऐसे अपवर्तनांक हम लोग पता कर सकते हैं।
तो बच्चों इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला हम लोगों को मिला, ये जो म्यू जी इक्वल टू सी नॉट बाई सी जी जो फार्मूला मिला, इसका मतलब हुआ कि निर्वात में प्रकाश का वेग तो हम लोगों को मालूम है, और अगर अपवर्तनांक दे दिया गया हो तो अपवर्तनांक पता हो तो हम लोग उस माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक पता हो तो हम लोग उस माध्यम में प्रकाश कितना वेग से चलेगा ये हम लोग पता कर सकते हैं। अब ये जो अपवर्तनांक है इसको दो भागों में बांटा गया है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अपवर्तनांक को जो है वो हम लोग जो है वो दो भागों में ले सकते हैं। जैसे एक को कह सकते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक, एक को कह सकते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अगर हम लोग बात करें एक प्रकार के, जैसे कि जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब सेंस क्या हो गया, तो इसका सेंस हो गया कि जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा लिया जाता है, यानी जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी इसमें किसकी अपेक्षा लिया जाएगा, सिर्फ वायु की अपेक्षा। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडिया इज टेकन विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम देन दिस कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई कहेगा, क्या कहेगा कि वायु की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक, क्या कहा उसने, उसने कहा वायु यानी एयर की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक, वाटर का। तो इसका सिस्टम यह है कि जिसकी अपेक्षा होगा उसको नीचे रखा जाएगा। जैसे वायु की अपेक्षा, तो अब वायु वाला अपवर्तनांक नीचे होगा यानी म्यू ए नीचे, और जल का अपवर्तनांक तो म्यू डब्ल्यू ऊपर। यानी वायु की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक, तो जिसके साथ अपेक्षा जुड़ा होगा वो नीचे रहेगा। यानी इसको कैसे कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो वायु की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो विथ रेस्पेक्ट टू किसके साथ है, एयर के साथ, तो वो नीचे रहेगा। और इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, तो ऊपर वाले को लिखते हैं दाहिने साइड में, राइट साइड में, और नीचे वाले को लिखते हैं लेफ्ट साइड में। ये भी लो है लिखने का। उसी तरह आपसे कहा जा सकता है क्या कि उसी तरह कहा जा सकता है वायु की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, वायु की अपेक्षा एयर, कांच, ग्लास। तो अपेक्षा किसके साथ है, तो अपेक्षा है एयर के साथ, तो एयर नीचे, और किसका, तो ग्लास का, तो ग्लास ऊपर। और ऊपर वाले को लिखते हैं राइट साइड में और नीचे वाले को लेफ्ट साइड में। उसी तरह अगर आपसे कहे कि बेंजीन का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा, तो यहां देखो बात तो वही है, वायु की अपेक्षा बेंजीन का अपवर्तनांक या बेंजीन का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा, सेम वही नियम लागू होगा। देखेंगे कि अपेक्षा किसके साथ है, एयर के साथ। बेंजीन ऊपर चला गया और ऊपर वाला जो है वो राइट साइड में और नीचे वाला लेफ्ट साइड में, ऐसे लिखा जाता है। ये बच्चों इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर। तो आगे हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्या देखे थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी अभी हम लोग देखे थे निरपेक्ष अपवर्तनांक। अब हम लोग देखेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक की अगर बात करें तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि जब किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो वायु के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा लिया जाता है। ठीक है, तो वायु को छोड़कर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of a media, if refractive index of a medium is taken with respect to another media except air, then this called relative refractive index of the media with respect to the other. That means जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु अथवा निर्वात की अपेक्षा, यानी जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त, वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम की अपेक्षा लिया जाता है, अन्य माध्यम की अपेक्षा लिया जाता है, तो उसे सापेक्षिक जाता है, तो उसे सापेक्षिक अपवर्तनांक या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसको कहते हैं सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक। तो जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु अथवा निर्वात के अतिरिक्त अन्य माध्यम की अपेक्षा लिया जाता है, तो उसे सापेक्षिक या आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक। क्या? जल की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे अपेक्षा किसके साथ जुड़ा हुआ है, या कांच का अपवर्तनांक जल की अपेक्षा या जल का अपवर्तनांक कांच की अपेक्षा। तो जल की अपेक्षा तो वाटर को नीचे रख लेंगे, और जिसका निकालना है वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला लिखा जाएगा राइट साइड में और नीचे वाला लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में। उसी तरह से अगर आगे कोई एग्जाम्पल देखें तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हीरा का अपवर्तनांक किसकी अपेक्षा? तो बर्फ की अपेक्षा। तो हीरा का अपवर्तनांक, यानी हीरा हो गया डायमंड और बर्फ क्या हो गया? तो वो हो गया आइस। तो हीरा का अपवर्तनांक बर्फ की अपेक्षा। तो ये क्या कर देंगे, बर्फ जो होगा वो नीचे हो जाएगा आइस, और हीरा क्या हो जाएगा? तो वो ऊपर, और ऊपर वाला क्या होगा? राइट साइड में, और नीचे वाला क्या होगा? लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें अब देखना क्या है, तो यहाँ देखिए जल की अपेक्षा कांच का, यानी वायु या निर्वात नहीं है। हीरा का अपवर्तनांक बर्फ की अपेक्षा वायु या कांच नहीं है। तो जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात की अपेक्षा किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा लिया जाता है, उसके अतिरिक्त जो है, जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु एवं निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा लिया जाता है, तो उसे कहते हैं सापेक्षिक या अपेक्षिक अपवर्तनांक। तो ये उसको भी लिखने का यही तरीका है, बस इसमें मेन चीज़ यही है कि जिसके साथ अपेक्षा लिखा गया है उसको हम लोग नीचे रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखते हैं एक अपवर्तनांक जो अभी हम लोग इसके पहले एपिसोड में देखे थे, अपवर्तन। अब उसी को हम लोग थोड़ा समझेंगे और उसका हेडिंग ले लेते हैं, विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन। क्या ले लेते हैं? अनेकों माध्यम से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया, ताकि हम लोग जो पढ़े हैं अपवर्तन का नियम जो पढ़े हुए हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ पाए। तो इसके लिए हम लोग हेडिंग एक लिखते हैं, क्या? तो विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन। क्या? तो विभिन्न माध्यमों से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू सेवरल मीडिया। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जैसे कि एक ऊपर मान लेते हैं कि ऊपर है क्या? तो ऊपर है एयर। फिर उसके नीचे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ है ग्लास। फिर यहाँ मान लेते हैं क्या? कि यहाँ है वाटर। फिर यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ है बेंजीन।
और फिर नीचे मान लेते हैं क्या, तो एयर। अब मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो है वो चल रही है कहाँ से, तो एयर से, और आई यहाँ पे कहाँ पे, उस सरफेस पे जहाँ पे एयर और ग्लास सेपरेट हो रहे हैं, हवा और कांच अलग हो रहे हैं। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फिर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, फिर एयर का 1। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ इंसिडेंस रे है और ये नॉर्मल है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपतन का कोण आई, और जब विरल से सघन में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, इधर की ओर अभिलंब की ओर, तो ये जो कोण होगा वो हो जाएगा अपवर्तन का कोण आर। तो यहाँ मीडियम जहाँ से चलना शुरू किया वो हो गया माध्यम एक, क्या, तो वो हो गया माध्यम एक हवा, और यहाँ हो गया माध्यम 2, और माध्यम 2 यहाँ क्या हो गया, तो माध्यम 2 हो गया यहाँ ग्लास। अब फिर किरण पहुँची यहाँ पे, अब यहाँ पे किरण पहुँची तो ये तो एकांतर कोण हो गया आर, तो ये भी आर, और फिर अब सघन से विरल माध्यम में चली 1.5 से 1.3 में, तो ये किरण जो है वो अभिलंब से दूर भागी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, तो आर डैश। अब इसको मान लिए आर डैश। अब यहाँ से यहाँ के लिए ये मीडियम फर्स्ट हुआ क्या, तो ग्लास, और ये मीडियम सेकेंड हुआ क्या, तो वाटर। अब ये किरण पहुँची कहाँ पर, किरण पहुँची चलकर यहाँ पर, और यहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो एंगल होगा आर डैश का, वहीं आर डैश का एंगल यहाँ पे हो जाएगा। और अब ये प्रकाश की किरण चली कहाँ से, तो वाटर से बेंजीन में, तो रेयर 1.3 से चली और चली आई 1.6 में, तो 1.6 में आने पर क्या हुआ, तो 1.6 में आने पर वो अभिलंब की ओर मुड़ी। तो इसका एंगल अब मान लेते हैं कुछ अलग, आर डबल डैश मान लेते हैं, चलो आर डबल डैश। अब यहाँ मीडियम यहाँ से यहाँ चली है, तो ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम वाटर, और ये मीडियम सेकेंड, ये मीडियम बेंजीन। अब फिर प्रकाश की ये किरण पहुँची है कहाँ पर, तो इस सतह पर, और यहाँ पे ये नॉर्मल हुआ, और ये नॉर्मल आर डबल डैश, तो ये हो जाएगा आर डबल डैश, और ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकेंड, तो ये मीडियम फर्स्ट बेंजीन हुआ, और ये मीडियम सेकेंड फिर क्या हुआ, तो एयर हुआ। तो ये किरण चली यहाँ से यहाँ तक, और मान लेते हैं इमरजेंट हुई, निर्गत हुई आई डैश एंगल पे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये हुआ आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण। और ये क्या हुआ, तो ये हुआ एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंस मतलब निर्गत कोण, यानी ये क्या हुआ, तो ये हुआ निर्गत कोण। तो एक हो गया आपतन कोण और एक हो गया निर्गत कोण। अब हम लोग देखेंगे कि ये आपतन कोण जितना है उतना ही होगा निर्गत कोण, यानी किरण जितने कोण पे प्रवेश की है उतने ही कोण पर निकलेगी। क्यों और ऐसा कब कब होगा, तो जब प्रकाश किसी माध्यम में प्रवेश करे और हजारों माध्यम होने के बाद अगर फिर उसी माध्यम में निकले तो उतना ही कोण पे निकलेगी जितने कोण पे उसने प्रवेश किया है। जैसे कि प्रकाश की किरण हवा में प्रवेश की है 30 डिग्री पर, और चलते चलते ग्लास से वाटर होते हुए बेंजीन होते हुए फिर हवा में निकलेगी तो 30 डिग्री पे ही प्रवेश 30 डिग्री पे ही निकलेगी। और अगर प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है 60 डिग्री पर, उसके बाद बेंजीन में जाती है, फिर आइस में जाती है, फिर किसी मीडियम में जाती है, उसके बाद फिर वाटर में ही निकलती है। अगर जिस मीडियम में अगर वाटर में प्रवेश करती है 60 डिग्री पे और 3-4 ट्रांसपेरेंट मीडिया 3-4 पारदर्शी माध्यम होने के बाद फिर निकलती है किसमें, तो फिर निकलती है उसी मीडिया में, वाटर में ही। तो जितना पे प्रवेश की होगी उतना ही पे ही। वाटर में 60 में प्रवेश की, वाटर के बाद ग्लास में गई, फिर बेंजीन में गई, फिर वाटर में निकलेगी 60 पे ही। तो जिस मीडिया में उसने प्रवेश किया जितने एंगल पे, बहुत सारे मीडिया से रिफ्रैक्ट होने के बाद, बहुत सारे मीडिया से अपवर्तित होने के बाद फिर उसी मीडिया में अगर पहुंचेगी तो उतना ही एंगल पे पहुंचेगी। तो चलो बच्चों, अभी तो है कुछ टाइम, उसको देख देते हैं।
तो इसका अब स्नेल का नियम लगाएंगे अब पहले पोजीशन के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन आई और ये आर, साइन आई बाई साइन आर। तो स्नेल के नियम जो हम लोग देखे थे इसके पहले एपिसोड में, स्नेल का नियम साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेव थ्योरी से आगे हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स वेव थ्योरी की इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है μ2 बाई μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडिया फर्स्ट, यानी माध्यम एक की अपेक्षा माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो का अपवर्तनांक ये होता है, माध्यम एक की अपेक्षा माध्यम दो का अपवर्तनांक। तो यहाँ बच्चों अब उसी नियम का पालन करेंगे। अगले वीडियो में हम इसको भी बताएंगे स्नेल के नियम का सम्मित रूप करके हेडिंग देकर। तो यहाँ साइन आई बाई साइन आर μ2 बाई μ1 होता है, यानी जहाँ से प्रकाश ने चलना शुरू किया वो माध्यम एक, जहाँ चली वो माध्यम दो। तो μ2 बाई μ1 यानी μg बाई μa। और अब आते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर साइन, तो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण का काम आर कर रहा है और अपवर्तन कोण का काम कौन कर रहा है, आर डैश। और μ2 बाई μ1 μw बाई μg, यानी ये हुआ μw बाई μg। और फिर उसी तरह से अगर इस सरफेस की बात करें तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, तो साइन आई के जगह पे क्या होगा आर डैश हो जाएगा, और आर के जगह पर क्या होगा तो आर डबल डैश हो जाएगा। और μ2 बाई μ1 यानी μb बेंजीन, μb बाई μw। और उसी तरह से अगर इस सतह की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन आई की बात करें तो आई का काम यहाँ पे कर रहा है आर डबल डैश, और आर का काम कौन कर रहा है तो आई डैश। तो आई डैश इक्वल टू μ2 बाई μ1, यानी यहाँ पे ये काम यहाँ से यहाँ आया तो μ1 ये और μ2 ये, तो μ2 बाई μ1 यानी μa बाई μb, μa बाई μb। अब ये जितने इक्वेशन हैं इनका जो लेफ्ट साइड है वो एक साइड में गुना कर देते हैं साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आर डैश इंटू साइन आर डैश बाई साइन आर डबल डैश इंटू साइन आर डबल डैश बाई साइन आई डैश इक्वल टू, अब ये μg बाई μa इंटू μw बाई μg इंटू μb बाई μw इंटू μa बाई μb। तो यहाँ μg से μg कैंसिल और फिर μw μb और फिर ये μa, तो ये कितना बचा 1 बचा, ठीक है। और ये वाले आर डैश आर डबल डैश, तो क्या बचा इस साइड में बच गया आपका साइन आई बाई साइन आई डैश, और इधर बच गया 1, यानी ये इधर चलाएगा तो क्या होगा, इधर हुआ साइन आई इक्वल टू साइन आई डैश, यानी साइन साइन कैंसिल तो आई इक्वल टू आई डैश। क्या मिला तो I इक्वल टू आई डैश, यानी इससे आपको क्या मिला, इससे मिल गया कि आपतन का कोण बराबर निर्गत कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो यहाँ लिख सकते हैं, चलो यहाँ लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, आपतन कोण बराबर निर्गत कोण, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो ये इसके द्वारा हम लोग ये समझ पाए कि प्रकाश की कोई जो किरण है वो अगर कांच में प्रवेश करती है 45 डिग्री पर और उसके बाद जाती है जल में, फिर जाती है हवा में, फिर जाती है बर्फ में, फिर जाती है बेंजीन में, और फिर कांच में निकलती है, तो कांच में वो उतना ही पे प्रवेश करेगी जितना पे वहाँ, यानी 45 पे ही। तो ये चीज़ हम लोग समझे। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपने फेयर में रख सकते हैं। और आगे हम लोग बात करेंगे
स्नेल के नियम की सम्मित रूप की अगले एपिसोड में